हेलो स्टूडेंट्स, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऊष्मा संचरण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर से एग्जांपल लेके समझते हैं कि सर्दियों के दिनों में अपने अपने हाथ तापे होंगे। ठीक है, कभी ऐसा हुआ होगा बहुत ठंड हो रही हो, आपने आग जलाई हो, लकड़ियां जलाई हो और अपने हाथ ऊपर रख के बैठ गए हो। ठीक है, क्या आपको ताप महसूस करने के लिए, गर्मी महसूस करने के लिए, ऊष्मा महसूस करने के लिए अपना हाथ आग के अंदर डालना पड़ा? करना भी नहीं है ऐसा कभी भी ना, जरूरत भी नहीं पड़ती ऐसा करने की। ऐसा करने की क्यों जरूरत नहीं पड़ती? क्योंकि जब आपने अपना हाथ दूर रखा हुआ था तभी आपको उसकी ताप महसूस हो रही थी, उसकी ऊष्मा महसूस हो रही थी। तो कैसे महसूस हो रही थी, क्यों महसूस हो रही थी? इस वजह से महसूस हो रही थी क्योंकि जो ऊष्मा है उसका संचरण हो रहा था, मतलब वो चल रही थी। कहां से कहां चल रही थी? कहीं से कहीं चल रही होगी, इसको हम देखेंगे कैसे चल रही थी। लेकिन हम ये समझ जाते हैं कि आग को यानी कि ऊष्मा को यानी कि हीट को महसूस करने के लिए हमें बिल्कुल उसके अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, उसकी ताप हमें दूर तक महसूस होती है। इसका मतलब यह है कि ऊष्मा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो सकती है, और इसी चीज को हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में, जिसका नाम है ऊष्मा संचरण। क्या नाम है? ऊष्मा संचरण। तो लिख लेते हैं हम टॉपिक का नाम, ऊष्मा संचरण। ठीक है, अब भैया एक एग्जांपल तो हमने ये आग वाला लिया, हमने हाथ तापे हैं। ठीक है, सबने तापे हैं जीवन में हाथ। ठीक है, बॉन फायर, वन फायर कहते हैं इंग्लिश में उसको। ठीक है, गांव में हाथ तापना कहते हैं, हमारे यहाँ हाथ तापे जाते हैं, आपके यहाँ बॉन फायर होता होगा, है ना। लेकिन बात यह है समझने वाली कि ऊष्मा संचरण होता कैसे है। ठीक है, कैसे होता है ऊष्मा संचरण? अच्छा, ये एग्जांपल आपने ये भी देखा होगा, कई बार किचन के अंदर कभी काम किया हो आपने, रसोई घर में कहीं गए हो, ठीक है, खर्ची वर्ची चलाई हो या चम्मच मच पकड़ा हो, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप हाथ लगाओ चम्मच के तो कभी कभी आपको लगता है कि वो गर्म हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर गर्मी है। तो क्या आपने ऐसा देखा कि चम्मच जो है वो आग के ऊपर रखा हुआ था? नहीं, लेकिन वो उस पतीले के पे रखा हुआ था जो कि गर्म था, या फिर जिसके अंदर सब्जी पक रही थी, इसके अंदर कुछ भी चीज पक रही थी उसके अंदर रखा था, लेकिन चम्मच भी गर्म हो गया। ठीक है, वो चमचा जो था वो भी गर्म हो गया। ऐसा भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, कई बार आपने ये भी देखा होगा कि मोमबत्ती के ऊपर आपने हाथ रखा है, मोमबत्ती के ऊपर आपने हाथ रखा तो आपका हाथ गर्म हो जाता है। ठीक है, ऐसा भी आपने देखा। जबकि आप साइड में हाथ रखते हो तो आपका हाथ गर्म नहीं होता, है ना। ये भी आपने देखा। और आपने देखा कि सर्दियों के दिन में हम कोशिश करते हैं कि धूप के अंदर बैठें, धूप हमें मिले, तो धूप की रोशनी हमें मिले, धूप की ताप या धूप की ऊष्मा हमें, जो सूरज की ऊष्मा हमारे तक पहुंचे। ठीक है, तो ये तीन एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। इन तीनों एग्जाम्पल में एक चीज कॉमन हो रही है, वो ये है कि ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक। लेकिन तीनों ही एग्जाम्पल में जो मोड है हीट ट्रांसफर का, जिस अनुसार हीट ट्रांसफर हो रही है या जिस रूप में ऊष्मा स्थानांतरण हो रहा है, वो अलग 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 है। ठीक है, अब ये अलग अलग है तो अलग अलग है तो है क्या, वही तो देखना पड़ेगा ना। पहला जो एग्जांपल हमने चम्मच वाला लिया था, उसमें जो ऊर्जा स्थानांतरण या ऊष्मा स्थानांतरण हो रहा है वो हो रहा है चालन के रूप में। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कंडक्शन बोलते हैं। अभी समझेंगे एक एक करके क्या मतलब है, क्या फर्क है इन सब में। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कंडक्शन बोलते हैं। दूसरा होता है संवहन, जिसको हम इंग्लिश में कन्वेक्शन बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कन्वेक्शन बोलते हैं। और तीसरा होता है क्या होता है भैया, हम भूल गए, विकिरण। क्या होता है? विकिरण। एकदम नाम स्लिप हो जाता है दिमाग से। विकिरण, विकिरण का मतलब होता है रेडिएशन। ठीक है, ये तीन तरीके होते हैं, इन तीन तरीकों को हमें सीखना है और समझते चलना है कि क्या क्या इनके अंदर होता है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे चालन या फिर कंडक्शन। चालन देखने से पहले एक बार समझ लेते हैं इन चीजों के बारे में, थोड़ा थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल लेकर फिर हम चालन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। एक चीज हमें याद रखनी है कि कन्वेक्शन जो है, कन्वेक्शन एक बहुत ही मुश्किल फिनोमेना है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल फिनोमेना है, तो हम इसके डीप में नहीं जाएंगे, इसको बहुत डीपली हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। बहुत मोटी मोटी चीजें इसकी जो है वो बिल्कुल हम देखेंगे, लेकिन बारीकियों तक हम इसकी नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो चालन क्या है भाई? चालन क्या है? जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया एक चम्मच कढ़ाई का एग्जाम्पल लिया हमने, या किसी एक रॉड का एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, इस रॉड का मैं एग्जांपल लेता हूं, रॉड बना लेता हूं। ये लीजिए भाई, आपकी ये रॉड है। का बाबा बन जाओ, बिल्कुल सही नहीं बन रहा है।
ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने यहां से इसको गर्म करना स्टार्ट किया, यहां से मैंने इसको लौ देना स्टार्ट की है, मोमबत्ती यहां पर मैंने एक लगा दी है, ठीक है, यहां से मैंने इसको लौ देना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, आप कहोगे कि ये वाला जो सिरा है ना, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, इसका जो तापमान है वो बढ़ेगा, ये बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, जिस तरह से गर्म करोगे उस तरफ गर्म होगा। लेकिन कुछ देर बाद आप देखोगे कि ये वाला जो सिरा था, जहां से हमने इसको पकड़ रखा है हाथ से, ठीक है, ये वाला जो सिरा था ये भी गर्म हो गया है, ठीक है, यहां पर भी हाथ अगर लगाऊं तो मुझे गरम गरम महसूस होने लग रहा है। अगर गरम गरम महसूस हो रहा है मतलब ये मोमबत्ती तो यहां थी, अगर यहां पर तो वहां पर कैसे महसूस हो रहा है, तो यहां पर जो हो रहा है उसको हम कहते हैं चालन। और चालन कैसे हो रहा है, मान के लीजिए सबके अंदर अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सबके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं, अंदर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, दोलन कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे इनके अंदर दोलन हो रहा है, इनके अंदर दोलन हुए जा रहा है। लेकिन जैसे ही आपने यहां से यहां से इनको ऊष्मा देना शुरू करी, यहां से इसको हीट देना स्टार्ट करी, तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल है इसके जो दोलन का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। जैसे इसके दोलन का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो ये अपना जो ऊर्जा है इसके पास वाला जो पार्टिकल है उसको देने लगेगा, फिर इसके पास वाला जो पार्टिकल है इसको देने लगेगा, फिर इसके पास वाला जो पार्टिकल इसके देने लगेगा, फिर इसके पास वाला जो पार्टिकल इसको देने लगेगा, ऐसे करते 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 गए हीट ट्रांसफर करता जाएगा और यहां तक इसकी हीट ट्रांसफर हो जाएगी और हाथों को टेम्परेचर फील होने लगेगा, मतलब यहां पर भी गर्माहट महसूस होने लगेगी। तो ऐसा कुछ, अगर ऐसी कुछ प्रक्रिया हो रही है जिसके अंदर खुद मीडियम नहीं चल रहा है, मीडियम क्या हुआ, हीट ट्रांसफर का मीडियम क्या हुआ, इसके अंदर ये रॉड, ये धातु जो है यहां पर ये मीडियम हमारे लिए हुआ, ठीक है, ये रॉड हमारे लिए यहां पर मीडियम हुई है, ठीक है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि रॉड खुद नहीं चल रही है, रॉड खुद नहीं चली यहां पर, लेकिन रॉड के अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं, जो रॉड के अंदर के जो अंदर जो मॉलिक्यूल हैं, जो एटम हैं, वो आपस में चले, ठीक है, आपस में चले मतलब इनके अंदर जो दोलन हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, आयाम बढ़ गया, उसकी वजह से देख सकते हैं कि हीट जो ट्रांसफर है, एनर्जी है ट्रांसफर एक सिरे से दूसरे सिरे तक हो गए, ठीक है। तो ऐसी कोई प्रक्रिया होती है तो उसको हम कहते हैं क्या, चालन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, चालन, ठीक है। बात करते हैं कन्वेक्शन की, कन्वेक्शन की जैसे बात करें, हमने एग्जांपल लिया, बेस्ट एग्जांपल क्या है कन्वेक्शन का, बॉनफायर, ठीक है, बॉनफायर का बेस्ट एग्जांपल है, बॉनफायर समझते हैं सब लोग, ठीक है, लकड़ी वकड़ी जला के एकदम गिटार विटार लेके बैठते हैं, उसको हम बॉनफायर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, बॉनफायर में क्या होता है, बॉनफायर में आप यहां पर हाथ वाथ तापते हो, ठीक है, ये आपके हाथ है यहां पर, ठीक है, आपने यहां पर हाथ तापे, क्या आपको हाथ अंदर डालने की जरूरत पड़ी, नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरत पड़ी, आग में हाथ डालने की कोई जरूरत नहीं, आपको यहीं से ही फील हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या फील हो रहा है, आपको एक्चुअली फील क्या हो रहा है, आपको एक्चुअली फील हो रहा है कि यहां से जो हवा उठ रही है, यहां से जो हवा उठ रही है, इस आग के पास से जो हवा उठ रही है, वो हवा आपके हाथों तक आ रही है और आपको गर्माहट दे रही है, ठीक है, वो हवा आपके हाथों तक पहुंच रही है और आपको गर्माहट दे रही है। तो यहां पर देख सकते हैं कि हवा एक माध्यम का काम कर रही है, हवा एक माध्यम का काम कर रही है और खुद चल रही है, ठीक है, माध्यम खुद चल रहा है, ठीक है। तो कन्वेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें माध्यम खुद चल रहा हो, माध्यम खुद चल रहा हो, ऐसी प्रक्रिया जिसमें माध्यम खुद चल रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं भाई साहब, क्या कहते हैं, कन्वेक्शन या फिर संवहन कहते हैं, ठीक है। जब भी माध्यम आपको खुद चलता हुआ देखिए उसको हम संवहन कहेंगे। ऐसे पानी भी हो सकता है, पानी के अंदर भी ये चीज हो सकती है, ठीक है, पानी आपने गर्म किया है तो पानी गर्म होने की वजह से ऊपर उठने लगेगा, तो पानी जो है अपनी हीट अपने साथ लेके जा रहा है, ठीक है, तो पानी जब हीट अपने साथ लेकर जा रहा है तो उसको हम संवहन की कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज हम देख सकते हैं कि ठोस जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ठोस जो भी पदार्थ होते हैं, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ चालन हो सकता है, ठीक है, इनमें संवहन नहीं हो सकता है, इनके अंदर संवहन बिल्कुल पॉसिबल नहीं, उनमें सिर्फ और सिर्फ चालन हो सकता है, ठीक है। विकिरण की बात करें, विकिरण क्या होता है, जैसे कि आपका सूर्य है, ठीक है, सूर्य से आपकी किरणें निकलती हैं, आप तक पहुंचती हैं, ठीक है, आती हैं, या बल्ब ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी चीज ले लो, बल्ब ले लो, ट्यूबलाइट ले लो, उसके अंदर से गर्मी भी निकलती है, तो गर्मी जो निकलती है, जो किरणें हैं आपके पास पहुंचती हैं, जो हीट आपके पास पहुंचती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं विकिरण, ठीक है। इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इसको माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है, माध्यम हो तो काम चल जाएगा, नहीं हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, वैसे भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो चालन, संवहन और रेडिएशन, ये विकिरण हमने तीनों समझे हैं, इन तीनों को अब एक एक करके देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते जाते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लें और मैं आपके लिए आगे बढ़ता हूं, है ना, पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, आगे चलते हैं भाई, आगे देखें। पहले सबसे पहला क्या है हमारे पास, सबसे पहला है हमारे पास कंडक्शन या फिर संवहन, चालन, कंडक्शन या फिर चालन। क्या होता है कंडक्शन या फिर चालन में, क्या होता है ये देखा जाता है, ठीक है। एक रॉड का एग्जांपल लेते हैं, एक रॉड हमने लिया है इस तरह से,
ठीक है, ये रॉड लिया है, इसको मैंने कहा है कि मान लीजिए मैंने इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दिया है। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने रख दिया है और इसको मैंने मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दिया है। यहां पर मैंने क्या लिया है, भाप ली है। ठीक है, पानी की भाप ली है और यहां पर बर्फ लिया है, एकदम 0 डिग्री पर मैंने इसको बर्फ को लिया है। ठीक है, चलिए ये चीज है हमारे पास, ये हमें समझ में आती है यहां से कि हमने ऐसा किया। ये हमारे पास धातु की रॉड है, धातु की रॉड है हमारे पास, धातु की छड़ या धातु की रॉड है ना। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूं तो क्या हो रहा होगा इसके अंदर, आप कहोगे सीधे सीधे कि जो इसके अंदर ऊष्मा है, जो हीट है वो फ्लो हो रही होगी और ऊष्मा जो है वो यहां से हायर टेम्परेचर से अधिक तापमान से न्यूनतम तापमान तक या लोअर टेम्परेचर तक जा रही होगी। ठीक है, बचपन से आप इन चीजों को जानते हो। तो यहां से ऊष्मा स्थानांतरित हो रही हुई कुछ इस प्रकार इसमें इस रॉड में बह रही होगी, चल रही होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आती है ना। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम क्या जानना चाहते हैं इसके अंदर, हम क्या कह सकते हैं कि ऊष्मा जो है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल रही है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये चल रही है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए क्या ये ऊष्मा जो इसके अंदर प्रवाहित हो रही है, क्या ये समान ऊष्मा पूरे रॉड में प्रवाहित हो रही है? क्या पूरे रॉड में समान ऊष्मा प्रवाहित हो रही है? ठीक है, अगर आप इसका आंसर बताओगे तो क्या बताओगे, जो बताना चाहते हो अपनी कॉपी में लिख लो, हाँ या ना जो भी है। ठीक है, अच्छा अब इसको समझते हैं, हम कैसे समझेंगे इसको, है ना। अच्छा चलिए, मानिए मैं आपसे पूछूं कि इसका जो मिड पॉइंट है, बिल्कुल केंद्र वाला जो इसका सेंटर वाला पॉइंट है, अगर इस सेंटर वाले पॉइंट का मैं पूछता हूं आपसे कि कितना इसका तापमान होगा, तो आप बोलोगे इसका तापमान जो होगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, इसके अंदर टेंशन सोचने वाली क्या बात है ना। अच्छा, और ये जो है 100 और 50 के बीच में अगर इसके पॉइंट के देखता हूं तो इसका टेम्परेचर आप बोलोगे 75 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। ठीक है, और इस पॉइंट का बोलूं तो ये बोलोगे आपके 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर ये टेम्परेचर होगा। ठीक है, इसके अंदर जो हीट फ्लो हो रही है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा, कुछ इस टेम्परेचर पे ये पॉइंट पहुंच गए हैं। ठीक है, अगर पूरा का पूरा ही टेम्परेचर बराबर होता है, रॉड का पूरा टेम्परेचर बराबर हो जाता तो ऊर्जा तो बहती ही नहीं, ऊर्जा के अंदर ऊर्जा प्रवाहित ही नहीं होती, ऊष्मा प्रवाहित ही नहीं होती, ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती तो हम पढ़ ही नहीं होते। ठीक है, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन हमें पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, मतलब ये टेम्परेचर जो है ये अलग अलग टेम्परेचर तो है बाबा। ठीक है, अच्छा चलो, मैंने जब ये स्टार्ट किया था, ये भाप में जो 100 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में जब मैंने रॉड को डाला है, ठीक है, जब मैंने इस रॉड को डाला है, ठीक है, तब मैंने बोला था कि रॉड का जो टेम्परेचर है ना वो कुछ 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर, मतलब कमरे के अंदर रखिए, कम रूम टेम्परेचर के ऊपर ये है ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है। अब रॉड का ये वाला सिरा 100 डिग्री पर हो गया है, ये पॉइंट 75 पे हो गया है, ये पॉइंट 25 पर ही है और ये पॉइंट 50 पे हो गया है। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये 25, चलो इसको चेंज कर लो, थोड़ा दूसरा टेम्परेचर ले लो, कि 26 डिग्री ले लो। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं कि इस 26 डिग्री से टेम्परेचर बदलने में, मतलब 26 से 100 भी पहुंचा, 26 से 75 भी पहुंचा, 26 से 50 भी पहुंचा, 26 से 25 भी गया, इसको भी देखो तो और 0 भी है। ठीक है, 26 से 0 भी गया, तो ये टेम्परेचर में जो परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन को लाने के लिए, इस परिवर्तन के आने के लिए इस रॉड के अंदर कुछ ना कुछ ऊष्मा बही होगी। ठीक है, और वो हर पॉइंट पर बराबर नहीं होगी। अगर हर पॉइंट पर बराबर होती तो हर पॉइंट का टेम्परेचर बराबर आ जाता, लेकिन क्योंकि हर पॉइंट का टेम्परेचर बराबर नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हर पॉइंट पर जो ऊष्मा है वो बराबर नहीं बही होगी। ठीक है, तो ये वाला जो अवस्था है जिसके अंदर आप में जो dq बटे dt है, मतलब जो ऊष्मा बहने की दर है वो बराबर नहीं है, ऊष्मा प्रवहन की दर बराबर नहीं है। ठीक है, ऊष्मा प्रवहन की दर अगर बराबर नहीं है, ठीक है, तो ऐसी अवस्था को कहते हैं हम अस्थायी अवस्था। ठीक है, अच्छा अब एक पॉइंट आएगा जब सबका टेम्परेचर मेंटेन हो चुका होगा, इतना 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 इसके अंदर टेम्परेचर अब आ चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर जो ऊष्मा प्रवाहित होगी, जितनी इधर से इधर जा रही होगी, इस रॉड के अलावा जितनी भी ऊष्मा प्रवाहित हो रही होगी वो बराबर होगी, और उस अवस्था को हम क्या कहेंगे, उस अवस्था को हम कहेंगे स्थायी अवस्था। क्या कहेंगे? स्थायी अवस्था। ठीक है, ये होती है हमारी स्थायी अवस्था। स्थायी अवस्था में इसके अंदर आपकी ऊष्मा जो प्रवाहित हो रही है बिल्कुल बराबर 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 प्रवाहित हो रही है। मतलब अगर मैं बोलूं कि क्यू अगर इसके अंदर ऊष्मा है, ठीक है, तो ऊष्मा प्रवाहित होने का दर कितना होगा, dq बटे dt। इधर इस पॉइंट पे भी dq बटे dt, इस पॉइंट पे भी dq बटे dt, इस पॉइंट पे भी dq बटे dt, सब जगह पर ये dq बटे dt ऊष्मा ही प्रवाहित इसके अंदर हो रही होगी। ठीक है, और कैसे हो रही होगी वो चीज हम समझ ही चुके हैं। चालन में क्या होता है,
ये आपका मॉलिक्यूल अगर यहाँ पर है, ये एक मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर दोलन होगा, इसका आयाम बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ये आगे जाएगा, इससे टकराएगा, आगे जाएगा, इससे टकराएगा, आगे जाएगा, इससे टकराएगा, और ऐसे करके ऊष्मा को स्थानांतरित करेगा। और ऊष्मा बहने की दर स्थायी अवस्था में जो होगी वो बराबर होगी। शुरू में बराबर नहीं होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ समय लगा होगा उस स्थायी अवस्था पहुंचने में, ठीक है। जिस समय वो स्थायी अवस्था पहुंच चुका होगा, उसके बाद जितनी ऊष्मा इसके अंदर बह रही होगी, उसकी दर जो होगी वो बराबर होगी। उसकी दर हमेशा बराबर रहेगी, dq बटे dt, dq बटे dt, dq बटे dt, dq बटे dt, ये बराबर 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 रहेगा। ठीक है, आती बात समझ में? अच्छा, चलिए यहां तक हम पहुंच गए। अच्छा, अब क्या हुआ, हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो है ना, चलो नया कर लेते हैं। ये जो रॉड है, छड़ है, जिसको हमने टेम्परेचर इधर रखा है, दो टेम्परेचर के बीच में रखा है हमने इसको, ठीक है। ये मान लेते हैं हम, ये हायर टेम्परेचर है और ये लोअर टेम्परेचर है, ठीक है। ये हमने ऐसे ऐसे रखा है, या 100 जीरो ही मानना चाहो तो 100 जीरो मान लो, चलो ठीक है, ऐसे ही रहने दो, है ना, बड़े हो गए अब तुम। तो अब देखें क्या क्या लेना है हमें, ठीक है, और क्या चाहिए। अब हम मान लेते हैं इसके अंदर से जो ऊष्मा प्रवाहित हो रही है वो है dq बटे dt, और मैं स्थायी अवस्था की अब बात करूंगा। जब तक मैं कहूं ना तब तक मैं स्थायी अवस्था की ही अब चर्चा करूंगा, ठीक है। अच्छा, चलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, आप अपने आप जवाब अपने कॉपी में लिखते जाएं, गलत हो तो बाद में उसको सही कर लें, ठीक है, और नोट लिख लें कि मैंने गलत बताया था, है ना। अगर सही लिखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे कि इसकी मैं इसका जो एरिया है, ठीक है, ये रॉड का एरिया है, ठीक है, ये रॉड का एरिया है। इस एरिया को अगर मैं बढ़ा दूं, इस एरिया को अगर मैं बढ़ा दूं, ठीक है, तो dq बटे dt बढ़ेगा या घटेगा? dq बटे dt बढ़ेगा या घटेगा, आपको बताना है। अगर एरिया को बढ़ा दिया जाए तो लिख ले अपना आंसर और फिर देखें, ठीक है। dq बटे dt अगर सॉरी एरिया को अगर बढ़ा दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है dq बटे dt जो का जो मान है वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे जो कि ऊष्मा को स्थानांतरित ज्यादा करेंगे, तो dq बटे dt का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात हमें समझ में आती है। दूसरा पॉइंट कि अगर TH और TL का अंतर, यानी कि TH माइनस TL को बढ़ा दिया जाए, ठीक, यानी कि डेल्टा T को बढ़ा दिया जाए, अगर इसको मैं डेल्टा T बोलूं, इस डेल्टा T को बढ़ा दिया जाए तो dq बटे dt बढ़ेगा क्या घटेगा? dq बाई dt बढ़ेगा कि घटेगा? तो आप कहोगे कि इस केस में भी dq बाई dt जो होगा वो बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ही ऊर्जा इसके अंदर ज्यादा प्रवाहित होगी, उतनी ही ऊर्जा इसमें स्थानांतरित ज्यादा होगी, ठीक है। आती है बात समझ में? अच्छा, तीसरी चर्चा करते हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि अगर मैं इसकी लंबाई को बढ़ा दूं, इस रॉड की लंबाई को मैं बढ़ा दूं, तो क्या होगा? तो आप कहोगे ऑब्वियस सी बात है कि dq बाई dt जो है, क्योंकि समय बढ़ जाएगा इसलिए dq बाई dt जो होगा वो घट जाएगा, ठीक है। ये तीन चीजें हमारे पास मिली, इन तीन चीजों पर ही निर्भर कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि ये dq बटे dt जो है, ठीक है, ये A इसके समानुपाती, ठीक है, इस रिलेशन के समानुपाती है। हमने कहा चलो ठीक है, इसको हटा दो समानुपाती के निशान को, ठीक है, और यहां लिख दो KA बटे L इंटू डेल्टा टी। dq बटे dt क्या आया? K बटे L इंटू डेल्टा टी, ठीक है, K बटे L इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है किताबों में ना, यहाँ पर माइनस का एक साइन लगा देते हैं कि माइनस का चिन्ह यहाँ पर आता है, तो dq बटे dt जो होता है माइनस K बटे L इंटू डेल्टा टी के बराबर ये दे देते हैं। डेल्टा, ये माइनस क्यों लगा दिया यहाँ पर? माइनस इसलिए लगाया क्योंकि आप देखो कि जब आप लिखोगे इसको, जब आप डेल्टा टी लिखते हो तो डेल्टा टी, हमारा जो कन्वेंशन है लिखने का वो ये है कि हम फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर लिखते हैं, तो हम TL माइनस TH लिखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में TL माइनस TH लिखेंगे, ठीक है। अगर माइनस ना लगाऊं तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा इस केस में, वो रिजल्ट मुझे बताएगा कि ऊर्जा जो है वो, ऊष्मा जो है वो इधर से इधर प्रवाहित हो रही है, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर की तरफ ऊष्मा प्रवाहित हो ही नहीं सकती, इसलिए इसको ठीक करने के लिए हमने यहां पर एक माइनस का चिन्ह लगा दिया है। तो आपके पास एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही काम का फॉर्मूला मिला, क्या? dq बटे dt इक्वल्स टू माइनस KA बटे L इंटू डेल्टा टी। dq बटे dt इक्वल्स टू माइनस KA बटे L इंटू डेल्टा टी, ये हमारे पास आती है चीज। आई बात समझ में? क्या हुआ, क्या समझ में आया आपको? dq बटे dt इक्वल्स टू
माइनस के ए बटे एल। चलो माइनस को अभी नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। मैं जो डेल्टा टी लिखूंगा ना हमेशा वो टी एच माइनस टी ए लिखूंगा, मतलब हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर लिखूंगा तो अपने आप वो कंपनसेट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। मैं इसको ऐसे यहां पर लिख रहा हूं, मैं कुछ करना चाह रहा हूं इसलिए यहां पर मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए, अच्छा ठीक है भाई, ये तो रॉड है ही, इसके अंदर आपकी ऊष्मा बह ही रही है डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। ये आपका टेम्परेचर हायर ले ही लिया है मैंने, ये आपका टेम्परेचर लोअर ले ही लिया है मैंने, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं इसको कंपेयर कर लूं। किससे कंपेयर कर लूं? मैं इसका थोड़ा कंपैरिजन करूं। किससे कंपैरिजन करेंगे भाई साहब? ठीक है, अच्छा ऐसी चीज आपने पहले भी कभी देखी हो, 10th क्लास में पढ़ी हो, ठीक है, जिसमें रॉड के अंदर कुछ बह रहा हो, चाहे करंट ही हो, ठीक है। ये जो ऊष्मा बह रही है क्या भी ये भी एक तरह की धारा ही है, एक धारा ही प्रवाहित हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर भी अगर मैं इसको करंट मान लूं, ठीक है, हीट करंट इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हीट करंट। तो ये जो मेरा करंट था ये कहां से कहां दर जाता था? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ठीक है, ज्यादा अधिक विभव से कम विभव की तरफ ये धारा हमारी प्रवाहित होती थी, ठीक है। और टी आई को हम क्या लिखते थे? आई इज इक्वल टू वी एच माइनस वी एल बटे आर, ठीक है। और चाहूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? डेल्टा वी बटे आर, ठीक है। और चाहूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? डी क्यू बटे डी टी इज इक्वल टू डेल्टा वी बटे आर। आई बात समझ में? ये चार्ज का जो प्रवाह, जो चार्ज के प्रवाह होने की दर है, वही तो हमारे पास क्या होता था? वही तो हमारा करंट होता था, उसको हम डेल्टा वी बटे आर से लिख सकते हैं। चलो ये अब देखो फिर से जरा इसको देखो, इस रिलेशन को देखोगे और यहां पर लाके तो आप कह सकते हो कि जो रिलेशन है कुछ जाना पहचाना सा दिख रहा है। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, जहां पर हम इसको डेल्टा टी बटे एल बटे के ए लिख पाए। हाँ क्या ना? हाँ क्या ना? क्यों लिख पाए हम इसको? अगर मैं इस आर को भी चेंज करना चाहता तो मैं इस आर को क्या इस प्रकार लिख सकता था? मैंने 1/रो को सिग्मा लिख दिया है, ठीक है। ये भी तो यही रिलेशन होता है एल और ए का, और ये भी तो वही रिलेशन आ रहा है, बिल्कुल सिमिलर से रिलेशन आ रहे हैं, एनालॉगस से रिलेशन आ रहे हैं। अगर ऐसे रिलेशन आ रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे कि ये हमारे पास जो है ये ऊष्मीय प्रतिरोध है या तापीय प्रतिरोध, आप जो बोलना चाहो प्यार से इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि जो क्वेश्चन हम सॉल्व करना चाहते हैं वो हमारे पास आसानी से सॉल्व हो जाए। और इसको मैं आरटीएच से रिप्रेजेंट करने वाला हूं, इसको मैं आरटीएच से रिप्रेजेंट करने वाला हूं, ठीक है। तो आती है बात समझ में? हमारे पास क्या फॉर्मूला बना? डी क्यू बटे डी टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बटे आर टी एच, जहां पे आर टी एच क्या है? आर टी एच है एल बटे के ए के बराबर, ठीक है। चलिए इतना नोट डाउन करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं भाई साहब, ठीक है। एग्जांपल करके देखते हैं, समझ तो आई गया आपको, है ना। सबसे इजी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक रॉड है, ये आपके पास एक रॉड है ना, ये रॉड है। अच्छा ये वाला जो सिरा है इसका टेम्परेचर ले लेता हूं मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बहुत आसान सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और इसका लेता हूं 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये मैंने ले ली वैल्यू। एल का जो लेंथ आपको ले वो लेना है, आपको लेंथ ले लो आप 50 सेंटीमीटर, लेंथ इसकी है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा एरिया भी देना पड़ेगा, एरिया नहीं देता हूं मैं आपको, रेडियस दे देता हूं। रेडियस इसका कितना दे दें? 1 सेंटीमीटर आप इसका रेडियस ले लें, ठीक है। ये आपने एक सेंटीमीटर मैंने आपको इसका रेडियस दे दिया। आपको बताना है क्या? डी क्यू बटे डी टी। क्या बताना है आपको कि इसके अंदर डी क्यू बटे डी टी का मान क्या होगा? कुछ और जरूरत पड़ेगी आपको? के का मान आपको देना पड़ेगा, है ना। के का मान आपको दे देते हैं, के का मान जो है वो है 1, के का मान है 1, ठीक है। चलिए देखें भाई क्या आएगी वैल्यू, क्या आएगी? तो डी क्यू बटे डी क्या होता है? के ए बटे एल इंटू डेल्टा टी। तो के कहाँ है? के कितना है? 1। ए कितना है आपके पास? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू यानी कि 1 सेंटीमीटर 10⁻² का स्क्वायर यानी कि 10⁻⁻4, ठीक है। ये आपका एरिया आया अपॉन एल कितना है? 50, 50 इंटू 10⁻², ठीक है। सारा ईसाई में काम करेंगे हम। और डेल्टा टी है 100,
ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। 50 दूनी 100, 2 पाई इंटू 10⁻⁻2 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह का छोटा मोटा सवाल कभी कभी आपसे नहीं पूछा जाता है, कभी भी नहीं पूछा जाएगा ऐसा सवाल आपसे, है ना। तो सवाल पूछा कैसे जाएगा, फिर सवाल आता कैसे है। ठीक है, इसमें से कई से सवाल आपको पूछा जाने वाला है, उसको हम थोड़ा देखते हैं, इसको हटा देते हैं। देखें भाई, अब क्या बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा कि एग्जाम्पल ले लीजिए साहब, है ना। आपको दी जाएगी कि ये आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला सिरा है, जहां पर टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री। ठीक है, और ये हमने आपको दे दिया है एक रॉड, जिसको ऐसे हम यहां से कनेक्ट कर लेंगे। इसकी लेंथ कितनी है L, ठीक है। K कितना है इसका K, और A कितना है इसका A। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है ना। अच्छा, एक रॉड और हमने ली है इस तरह से, और यहां पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हो आप, थोड़ा सा इसको हम डिजाइनर बनाए तो इस तरह से ये रॉड कनेक्ट होगी। ठीक है, ये टेम्परेचर आपको दिया है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेंथ इसकी है 2L, इसका K है 4K और A है इसका A। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू दी है। आपको बताना है कि ये जो टेम्परेचर है यहाँ पर, जो जॉइंट है इसका टेम्परेचर अगर मान लेता हूँ थीटा है, तो थीटा का मान क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी से बता दें क्या होगा थीटा का मान, कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे भाई, ऐसे सवालों को कैसे टैकल करेंगे, कोशिश कर लीजिए, पॉज करके वीडियो, फिर हम बता देते हैं आपको। अच्छा, क्या है इसके अंदर, आप जानते हो कि स्थायी अवस्था जब आ जाएगी तो इसके अंदर से जो dQ/dt यानी कि जो हीट इसके अंदर फ्लो हो रही होगी, जो हीट फ्लो होने का दर होगा इसमें से, वो समान होगा सब जगह पे। ठीक है, इस रॉड में से भी और इस रॉड में से भी। आपको नहीं समझ में आया तो आपको करंट की तरह सोचा करो। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 तार लगातार आपने जोड़ दिए हैं, चाहे कितना ही मोटा तार हो कितना ही पतला तार हो, दोनों के अंदर धारा जो होगी वो समान प्रवाहित होगी। ठीक है, तो ऐसे ही ये तार लंबा है, ये तार छोटा है, लेकिन फिर भी इनमें धारा जो है वो प्रवाहित समान होगी। ठीक है, तो dQ/dt का मान इसके अंदर समान आएगा। ठीक है, अगर इसका dQ/dt निकालता हूं, सिर्फ यहां तक की बात करूं, इसका dQ/dt अगर निकालूं तो इसका dQ/dt कितना होगा, क्या है आपके पास 100 माइनस थीटा अपॉन, अब देखो जब भी मैं लिखूंगा ना ये, क्योंकि हम माइनस का साइन नहीं लगा रहे हैं, इसलिए हम हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर माइनस करेंगे, क्योंकि हीट इधर से इधर फ्लो हो रही है, तो ये अंडरस्टूड है कि हायर टेम्परेचर है और लोअर टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये 100 माइनस थीटा आपको मिल जाएगा, यहाँ से 100 माइनस थीटा आपको मिलेगा अपॉन, ये क्या है नीचे L अपॉन के ए, तो RTH हम लिखेंगे तो L अपॉन के ए, ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गया, है ना। अच्छा, और क्या होगा, अगर इस वाले रॉड की बात करते हैं, दूसरे वाले रॉड की बात करते हैं, तो वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा, आप ये देखो हीट कहां से कहां फ्लो हो रही है, इधर से इधर फ्लो हो रही है, तो थीटा ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए, तो थीटा माइनस 10 बटे L बटे, ठीक है 2L बटे सॉरी 4K। ठीक है, बराबर करो दोनों को, सिंपल सी बात, दोनों को बराबर कर दो। 100 माइनस थीटा, ऊपर ले आता हूं मैं इसको, K बटे L बराबर थीटा माइनस 10 इंटू 4Ka बटे 2L। आई बात समझ में, L से L कट जाएगा, K से कट जाएगा, A से A कट जाएगा, सारी चीजें कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, 100 माइनस थीटा बराबर 2 थीटा माइनस 20। ठीक है, तो कितना आएगा, कर लें इसको जरा, तो 3 थीटा बराबर 120, और थीटा का मान जो हुआ कितना आया 40 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह के सवाल आपसे भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको आने भी चाहिए और आप कर भी लेंगे इनको, है ना। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोला भाई साहब, एक और क्वेश्चन आपको दिया इस प्रकार से, ऐसे ना बन पाएगा, या इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है,
3 रॉड है, ये 3 रॉड को हमने जोड़ रखा है यहाँ पे साथ में। ये इन 3 रॉड्स को आपने साथ में जोड़ रखा है, ठीक है। टेम्परेचर बता दूं सबके, ये टेम्परेचर ले लो आप 200 डिग्री, ठीक है। इसको ले लो आप 100 डिग्री, इसको ले लो आप 10 डिग्री, ठीक है। अब कोई भी रैंडम डेटा मैं उठा रहा हूं, ये L K A 2L 4K A L 2K और A, ठीक है। ये आपको चीजें दी हुई है, सारा डेटा आपको दिया हुआ है ना, सारा डेटा आपको पता, आपको बताना है कि ये जो जंक्शन है इसका टेम्परेचर कितना होगा। ये जो जंक्शन आया है यहाँ पे जो तीनों रॉड मिल रही हैं, इस जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा। अगर मैं थीटा मान लेता हूं तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा कितना डिग्री होगा, ठीक है। बता दी जल्दी से थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे। अच्छा, अब आप देखेंगे कि इसके अंदर धारा प्रवाह होगी, मतलब कौन सी धारा, ऊष्मीय धारा। यानी कि अगर मान लो ये dQ/dt यहां से प्रवाहित हो रही है ना, तो ऑब्वियस सी बात है dQ/dt जो है वो 2 पार्ट में बट रही होगी, 2 पार्ट में बट रही होगी, मतलब अलग अलग हो रही होगी, इधर और इधर। इसको मैं बोलता हूं कि ये dQ1/dt है, और इसको मैं बोलता हूं कि ये dQ2/dt है, ठीक है। जैसे हम धारा की बात करते हैं, धारा प्रवाहित होती है, धारा अलग अलग हो जाती है, ठीक है, वैसे ही धारा यहां पर भी अलग अलग हो गई है, ठीक है। अच्छा देखें, dQ/dt है और इधर dQ1/dt है और इधर dQ2/dt है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि dQ/dt जो है वो dQ1/dt प्लस dQ2/dt के बराबर है, ठीक है। आती है बात समझ में। क्या अब इन सारे dQ/dt का मान आप लिख सकते हो, जानते हो। पहले उसका अगर लिखना चाहो तो डेल्टा टी कितना होगा इसका, 200 माइनस थीटा बटे कितना, L/KA, ठीक है। तो KA को ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, dQ1/dt को लिखना चाहो तो कौन सा वाला है, ये है, तो थीटा माइनस 100 बटे L/KA, L कितना है 2L बटे KA 4KA प्लस थीटा माइनस 10, ठीक है। नीचे कितना है L/KA यानी कि 2KA। ये हमारे पास आ गई, कहानी बन गई, काट पीट मचा दो इसके अंदर। चलो करो सॉल्व, 200 माइनस थीटा बराबर 4 थीटा माइनस 400 प्लस 2 थीटा माइनस 20। पॉसिबल भी है ऐसा कि नहीं पॉसिबल है, कम करे तो जा रहे हैं। 200 माइनस थीटा बराबर 6 थीटा माइनस 420, 7 थीटा बराबर 620। तो थीटा का जो मान आएगा वो 620/7 डिग्री आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे छोटे मोटे सवाल इन पर बनते रहते हैं, नोट डाउन करें इसको। चलिए भाई और क्वेश्चन करके दिखा जाए, चलिए कर लेते हैं। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये आपकी रॉड है ना। इस तरह से इसको डिज़ाइन कर दो यहाँ पर, और ये आपकी रॉड है, ठीक है। ये रॉड है आपकी, और इस रॉड से हमने एक और रॉड कनेक्ट कर दी, लेकिन वो थोड़ी मोटी है। कोई फर्क पड़ेगा कनेक्ट करने में, नहीं पड़ेगा, कर लें, कनेक्ट करने में क्या दिक्कत है, ठीक है बाबा, ठीक है बाबा। ये लंबाई आपने ले ली है L, के आप ले लो K, और ये ले लो आप A, ठीक है। ये ले लो आप, लंबाई उतनी ही रहने दो, K को आप ले लो 2K और एरिया को आप ले लो 2A, ठीक है। टेम्परेचर कितना कितना ले लें, 100 डिग्री ले लें, इधर का 10 डिग्री ले लें, वही लिया है हमने डेटा लगभग, ठीक है। थीटा बता दें कितना होगा,
सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस चेंज कर लिया ताकि हर तरह का क्वेश्चन हम कवर कर लें, बेसिकली इसके लिए मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो कर लीजिए, ये बता दीजिए कैसे करेंगे। लिखेंगे इक्वेशन, क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी टी तो समान होगा, सब में बराबर होगा, है ना। अगर डी क्यू बाई डी टी समान है तो आप क्या लिखेंगे, 100 माइनस थीटा, 100 माइनस थीटा बटे एल बाई के ए, यानी कि ए को ऊपर ले जाता हूं, ठीक है, 100 माइनस थीटा तो के ए बटे एल किसके बराबर होगा, थीटा माइनस 10 बटे एल टू 4K, ठीक है, 2K इंटू 2 है 4K हो जाएगा वो, ठीक है। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये कि इस तरह का सवाल आ सकता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 100 माइनस थीटा बराबर 4 थीटा माइनस 40, कितना होगा, 5 थीटा बराबर 140, 140 आएगा ना, थीटा कितना हो जाएगा 70 डिग्री, 70 डिग्री होगा, कितना होगा 70 क्यों होगा भाई, 28 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास आंसर आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं तो हम इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखें, आपसे पूछा गया कि बताइए, थोड़ा ट्राई कीजिएगा इसको, जैसे कि मान लीजिए एक आपके पास ये है ना, ये आपके पास हायर टेम्परेचर है, हायर टेम्परेचर मैं इसको TH लिख देता हूँ, ठीक है, और इसके बीच में मैंने एक रॉड कनेक्ट कर रखी है। बेसिकली ये हाई टेम्परेचर क्या है, ये हमारे पास जो हमारा सोर्स है वो है, ठीक है, मोमबत्ती लगा रखी है, कुछ भी कर रखा है हमने, यहाँ पर बल्ब लगा रखा है, कुछ भी कर रखा है, और यहाँ पर हमने रख रखी है बर्फ, यहाँ पर हमने क्या रख रखी है, बर्फ रख रखी है, ठीक है। इसकी लंबाई है L, एरिया है A, ठीक है, और K है K। आती है बात समझ में, है ना। अब हमने क्या किया, हमने इसी रॉड को लिया, और हमने इस रॉड के कर दिए 2 टुकड़े, और इस तरह से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब ठीक है, समझ में आ रहा है, ये रॉड है, ठीक है, ये वही टेम्परेचर, ये वही आइस, आधी आधी हमने इसको कर दी रॉड को। आपको बताना है कि बर्फ के पिघलने की जो दर होगी, बर्फ के पिघलने की जो दर होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन ए आपका ये है 1/4 हो जाएगी, ऑप्शन बी है आपका 4 गुना हो जाएगी, ऑप्शन सी है आपका 2 गुना हो जाएगी, और ऑप्शन डी है आपका आधी रह जाएगी। ठीक है, जल्दी से करके बताएं कि किस तरह से इसको करेंगे, और देख के बताएं कि क्या हो जाएगी दर, कितनी रह जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो भी होगा जल्दी से बता दें। ठीक है, और अपना आंसर मार्क कर लें अपनी कॉपी में, फिर देखें कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, अगर अभी यहाँ की दर की बात करता हूं तो dQ/dt कितना होगा, L/KA, ठीक है। अगर इसकी दर की बात कर सकता हूं तो dQ/dt कितना होगा, L/2 इंटू डेल्टा टी, तो लिखो, गलत लिख दिया ना पूरा, अब ठीक है ना, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं हम कभी कभी। L कितना हो गया आपका, L/2, ठीक है, और ये कितना हो गया, K इंटू एरिया कितना हो जाएगा, ठीक है, डबल हो जाएगा, एक बार था यहाँ पर A, अब यहाँ पे 2 बार ये हो जाएगा, ठीक है, तो 2A हो जाएगा। आपका कितना आ जाएगा, dQ/dt क्या हो जाएगा, 4 इंटू डेल्टा टी अपॉन L/K, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी दर, 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना जल्दी बर्फ पिघलने लगे। ठीक है, तो इस तरह के कुछ सवाल पूछे जाते हैं। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और सवाल देखेंगे इनके ऊपर कैसे कैसे होते हैं। ठीक है,
थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। सतत अगर हमारे पास चीज़ें हों तो उनमें किस तरह से देखेंगे, है ना, किस तरह से बदलाव होगा टेम्परेचर वगैरह का, या फिर हीट किस तरह से थ्रो होगी, वो चीज़ चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।